So please settle down. We are starting with a new topic, friction. तो फ्रिक्शन के बारे में हमको पता है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है which opposes tendency of relative motion or relative motion itself. फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है जो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं और अगर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहता है। तो दिमाग के अंदर जो पहली बात बैठनी चाहिए कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है। अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा होता तो हम चल ही नहीं पाते, है ना। हम चल ही रहे फ्रिक्शन के कारण। अगर किसी सरफेस पे ऑयल गिर जाता है तो उस पर चलना मुश्किल होता है। आपने सुना होगा एंटी स्किड टाइल्स, तो वो ऐसे टाइल्स होते हैं जिसपे आप फिसलते नहीं हो, है ना, जिसपे वो ओल्ड एज लोगों के घर में जनरली हम लोग प्रिवेंट करते हैं। ऐसे तो बोन सबका फ्रेजाइल होता है, लेकिन एज के साथ तो आपको यह समझना है बेटा कि फ्रिक्शन वो कांटेक्ट फोर्स है जो मोशन को अपोज नहीं करता है। वो किसको अपोज करता है? दो सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या उसकी टेंडेंसी को अपोज करता है। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, इस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0 बिकॉज दिस ब्लॉक हैज नाइदर रिलेटिव मोशन नॉर द टेंडेंसी ऑफ इट, है ना। तो केस 1 ये रफ सरफेस है और फ्रिक्शन फोर्स हम 0 लगा रहे हैं। केस 2 हमने इसी ब्लॉक को अभी 0.5 न्यूटन का फोर्स दिया है और अभी भी ये चल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी 0.5 न्यूटन है। अरे भाई, अगर हम 0.5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और तब भी ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब है इसको कोई 0.5 से सरफेस के अलॉन्ग अपोज कर रहा होगा। तो वो कौन है? फ्रिक्शन है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम आगे बढ़े तो फ्रिक्शन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये डायग्राम समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। होपफुली ये थोड़ा कर्व्ड हो गया और सडनली ये ब्लॉक मूव करने लगता है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा ब्लॉक स्थिर था और जहां तक वो स्थिर है एक फिक्स सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रीजन। और जहां पर वो चलने लगा
उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक रीजन। तो अगर हम सिर्फ इस ग्राफ को देखें, अगर हम सिर्फ इस ग्राफ को देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन दो अलग अलग रीजन में उसका बिहेवियर अलग अलग है। स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन जीरो से बड़ा और अपने मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं एफएस मैक्स, से छोटा है। और जैसे हम काइनेटिक रीजन में जाते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू एक कांस्टेंट है। स्टैटिक रीजन का मतलब है दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन का जीरो होना। इसका कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट स्थिर है। कभी कभी दो चलने वाले सरफेस साथ चल रहे हैं तो भी हम बोलेंगे स्टैटिक रीजन है। तो स्टैटिक रीजन, हम लोगों ने इसको स्टैटिक बोला है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ओवर विच इट इज डूइंग द मोशन। सो स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन कहां से कहां तक हो सकता है? आप लोग बोलते नहीं हो, कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से एफएस मैक्स तक हो सकता है। और काइनेटिक रीजन में फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला। ये बात क्लियर हो गई? क्या? तो ये बात आपके दिमाग में, ये ग्राफ और ये कॉन्सेप्ट पहले बैठ जाए, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके वैल्यूज क्या होते हैं। तो स्टैटिक रीजन में, एक बार सबकी आवाज निकलनी चाहिए, स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन कहां से कहां तक होता है? और काइनेटिक रीजन में क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं, एफएस मैक्स का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू के एन। म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। N is normal between the two contact surfaces which are applying frictional force on each other. राइट? म्यू एस का वैल्यू जनरली म्यू के से बड़ा या बराबर होगा। अगर कहीं सिर्फ म्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है उस क्वेश्चन के लिए म्यू के और म्यू एस को बराबर लेना है। वैल्यूज ऑफ म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब आप फ्रिक्शनल फोर्स देख सकते हो बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है। फ्रिक्शनल फोर्स
इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो हम लोगों ने जो कुछ भी न्यूटन्स लॉ में सीखा है, अब हम एक एडिशनल फोर्स को डील करेंगे और उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना, बिटवीन द टू सरफेसेस। हटा दे इसको। अब लिखेंगे टू मूव इन काइनेटिक रीजन, टू मूव इन काइनेटिक रीजन if applied must be greater than equal to mu s n। मतलब कोई भी सरफेस के ऊपर, छूट गया क्या बेटा आकांक्षा, बोला करो। ये क्लियर है क्या? तो यहां पर हो गया बेटा। देखो मेरे पास बेटा बिल्कुल चॉइस है कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, लेकिन मैं वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं करता। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको अच्छा लगे और इजी लगे। आई विल नॉट डू व्हाट यू लाइक, है ना बेटा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि अंत कैसा होगा। हीरो वही होता है जो अंत में जीत जाता है ना। तो व्हाट यू फील नाउ, हाउ एंग्विश, पेन, ग्रीव्ड यू आर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ एग्रीव्ड और दुखी आप रिजल्ट के बाद होगे वो हमेशा मैटर करता है। तो आपका दुख सिर्फ रिजल्ट के बाद महसूस कर सकते हैं, है? और आपकी खुशी तो महसूस करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो मिठाई के फॉर्म में आ जाता है। तो सो मेनी स्वीट बॉक्सेस, अभी ये लोग को खिला रहे थे, पूछे क्या हुआ, हम बोले प्रकृति की मम्मी तीसरी बार आई हैं, तीनों बार मिठाई लेकर आई हैं, और वो लाती भी हैं तो उनको पता है कि बहुत सारा लेकर आती हैं। तो जो मिठाई आप लोग खा रहे हो वो आप लोग को अपने जूनियर्स को रिटर्न करना होता है, राइट। इफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन म्यू एस एन। अब यहां पर दो छोटे छोटे बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो इस चीज को समझने के लिए जरा ध्यान देते हैं बेटा। पहले इसको लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, थोड़ा समझने के लिए। पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन है यहां पर, और थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड प्लेन का यहां डिग्री दिख रहा है। अभी यहां पर ये डिग्री दिख रहा होगा, कुछ 16 डिग्री दिखा रहा है, नहीं कुछ तो दिखा रहा है, 15 डिग्री दिखा रहा है ना। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर हमने एक ब्लॉक रख दिया है। कैसे ब्लॉक बनाएंगे भाई, कौन सा ब्लॉक बनाएंगे, किस पे रहे, इसको घुमाना पड़ेगा क्या, और इस ब्लॉक को थोड़ा सा इस पे
इससे तो अच्छा हम बना ही लेंगे। तो यहां पर एक ब्लॉक हमने रख दिया, राइट। अब इस ब्लॉक पर तुम बता सकते हो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक नॉर्मल लग रहा है, इधर क्या लग रहा है बेटा, इन, एंड दिस एंगल इज थीटा। इधर क्या लग रहा है, mg cos थीटा। mg तो डेफिनेटली इधर लग रहा होगा, नहीं? थोड़ा सा स्केल गड़बड़ हो जाता है, उसको इग्नोर कीजिएगा, हम लोग इसका रिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहां क्या हो गया, mg sin थीटा हो गया। अगर ये सरफेस स्मूथ होता, ध्यान से सब लोग यहां पर बिना लिखे हुए पेन छोड़कर आपको लिखने का टाइम देंगे बेटा। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री वाली बात नहीं है ना, कि अभी 50% चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, 100% आ गई तो अच्छी बात है फिर, लेकिन 100% जब आता है ना तो मैं बड़ा डर जाता हूं। आप मतलब लगता है मैंने बहुत खराब पढ़ा दिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया, फिर आप चुहार ऐसा कल घूमेंगे, 3-4 दिन के बाद याद नहीं रहेगा। तो बेस्ट, मैं अपना बेस्ट भी पढ़ाऊं तो मेरी यही रहती है कि आपको 50% से ज्यादा ना समझ में आ जाए, तब आप जाकर मेहनत करोगे, 3-4 दिन पढ़ोगे तो फिर ठीक ठाक है, वो रहेगा, रिटेन रहेगा। mg sin थीटा, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ये ब्लॉक किधर जाने लगता, ऐसे जाने लगता, लेकिन अभी फ्रिक्शन है, तो इस mg sin थीटा को ओवरकम करना पड़ेगा। कौन, म्यू एस एन। बात समझ में आ रही है? इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, लिख लेते हैं, ये कितना लग रहा होगा, 0 से म्यू एस एन तक लग सकता है अगर स्थिर है तो। अगर ये mg sin थीटा है और ये स्थिर है, इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू अभी कितना है, mg sin थीटा ही है। अरे भाई, अगर ये mg sin थीटा के अलावा चिंटू पिंटू कुछ भी होता तो फोर्स इधर अनबैलेंस हो जाता और ये चलने लगता। ये रुका हुआ है, इसका मतलब है आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स बराबर है। अब धीरे धीरे अगर मैं इस इंक्लाइन को बड़ा करूं, इफ वी स्टार्ट हिटिंग चेंजिंग दिस इंक्लाइन, इस इंक्लाइन को बड़ा करने की कोशिश करो, है ना, अलग एंगल पर हम इसको घुमाना चालू करें थोड़ी देर के लिए, देख रहे हो ये एंगल, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर ये ब्लॉक स्लाइड करना चालू कर देगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, अभी मान लो मेरा ब्लॉक नहीं सरक रहा था, इमेजिन कर लो कि इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये एंगल जहां पर ये सड़कना चालू कर दिया, ये एंगल जहां पर ये सड़कना चालू कर दिया, इट्स गोइंग, स्टार्टेड गोइंग डाउन, दैट मिनिमम एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। बात सही है? बात समझ में आई? मैंने बोला कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पर, मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये अभी ब्लॉक स्थिर था, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके इंक्लाइंड के एंगल को बढ़ाना चालू करेंगे। और मान लो कि 34 डिग्री पर एंगल दिख रहा है क्या, इस 34 डिग्री पर अगर ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगा तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, है ना? क्लियर है क्या? तो जरा एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशंस और डेरिवेशन दोनों कर लेते हैं। ये m मास का ब्लॉक था, सब लोग पहले मुझे हेल्प करोगे इसका एबीडी लिखने में। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल और mg। है ना?
mg, और अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो एक और लग रहा है क्या, फ्रिक्शन। नॉर्मल किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। ये एंगल है थीटा, इसके दो कंपोनेंट, इधर कौन, mg cos थीटा, इधर कौन, इधर अपना फ्रिक्शन भाई। अब अगर हमें चलाना है नीचे, फ्रिक्शन कभी भी इसको नीचे नहीं जाने देना चाहेगा, तो हमें एफ अप्लाइड कौन, शुड बी ग्रेटर देन कौन, म्यू एस एन, और एन और एम जी कॉस थीटा बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि इस इंक्लाइंड पर ये बैलेंस्ड है। क्या ये ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है क्या, तो ये बराबर है। तो लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, पहले लिख लेते हैं, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एन, और म्यू एस को लिख दिया म्यू एस, एन को लिख दिया एम जी कॉस थीटा, मजे मजे कट गए, है ना, मजे मजे कट गए, और tan थीटा आ गए ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस। मैं हमेशा बोलता हूं थीटा इज tan इनवर्स म्यू एस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। डेफिनेशन बता दो कोई एंगल ऑफ रिपोज का। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज है ना। और साइंस का अपना लैंग्वेज होता है बेटा, ये एनफ है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थीटा tan इनवर्स म्यू एस एंगल ऑफ रिपोज होता है। डिफाइन क्या करना है, अगर हमने पूरी कहानियां समझ ली तो एंगल ऑफ रिपोज समझ लिया, एंगल ऑफ रिपोज समझ लिया, हमने पूरी कहानी समझ ली। अगर हमने पूरी कहानी समझ ली तो एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन समझ लिया। इंक्लिनेशन का वो मिनिमम एंगल जिस पर रखने पर ब्लॉक स्लाइड करेगा वो एंगल ऑफ रिपोज है। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन विल बी टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। लिख लीजिए, लिख लीजिए, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। और हमेशा ध्यान में रखिए बेटा, ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर म्यू एस 0 है, कहां सरक रहा है, फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो भाई ये क्रिटिकल एंगल है, 0 से थोड़ा भी बड़ा करोगे, थोड़ा भी 0.00001 डिग्री करोगे तो भी वो ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये क्रिटिकल वैल्यूज है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग 9th में पढ़ते आए हो, इट इज इजियर टू पुल देन पुश। बताओ, इट इज इजियर टू पुल देन पुश। मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं, व्हाट मिनिमम फोर्स you are required what minimum force you are required to move a block of mass m kept on rough horizontal surface।
what minimum force you are required to move a block of mass m kept on a rough horizontal surface. और मैंने बोला कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है म्यू एस. तो बताइए वाई इट इज इजियर टू पुल देन पुश. खींचना ढकेलने से आसान क्यों होता है? क्या हर समय आसान होता है? कब आसान होता है? अपना बॉडी वेट ज्यादा हो. क्या? अरे भाई बोलो, कुछ भी बोलो. देखो बेटा, गलती सब लोग करता है. वी टीच, वी मेक मिस्टेक, वी लर्न, राइट. लर्निंग साइंस में बोर्स ने, हाइजेनबर्ग ने, सब बड़े बड़े लोगों ने गलती करी, सबने किया और सबको नोबेल भी मिला है. तो यहां पर ये नहीं है बेटा सीखने का कि कोई सीमा नहीं है, कोई एज नहीं है. और आप लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हो. लर्निंग का सबसे बड़ा रूल है मेक मिस्टेक. गलती कीजिए. बोलिए, कुछ भी बोलिए. बॉडी वेट का, अबे व्हाट इज, व्हाई इट इज इजियर टू, बॉडी वेट का फोर्स यूज कर सकता है, इसका क्या मतलब है? अरे हम बोल रहे हैं भैया कि व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन पुश. और क्या ये हर एक तरह के ऑब्जेक्ट के लिए बात कही जा सकती है? किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए? ये सब स्लाइडे हो रहा है. स्लाइड नहीं, हम माने एक बक्सा रखा हुआ है. देयर इज ए स्टील बॉक्स और मम्मी ने बोला कि बेटा ये बहुत भारी है, कोई उठाने वाला नहीं है, इसको धक्का देके या खींच के गमछी से वहां पर पहुंचा दो. क्या ज्यादा लगेगा? क्यों फोर्स, क्यों फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा? ही इज सेइंग इट राइट. देखो मैंने क्यों ये सवाल पूछा. सपोज करो कि एक आदमी ऐसा है ना, एक आदमी ऐसा है और एक सामान ऐसा है. तो जब हम लोग इसको पुल करेंगे तो इसको पुल करना मुश्किल होगा और इसको पुश करना मुश्किल होगा. तो सबसे पहले जब आपका 9th क्लास की बुक ये लिख रहा था व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन पुश, इट एज्यूम्ड परफेक्टली कि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो जिसका साइज, जिसकी हाइट आपके हाइट से क्या है, कम है, राइट. मैंने भी वही क्वेश्चन लिया है. मैंने आपको दिखा रखा है कि देयर इज अ ब्लॉक केप्ट एंड यू वांट टू मूव इट. तो वो बच्चा बहुत सही बोल रहा है और उसने दो व्यापक बातें इसमें करी हैं. उसने एक बात उसने बोला कि नॉर्मल बढ़ जाएगा. नॉर्मल का बढ़ना और घटना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूला को रिविजिट करें तो उसमें दो ही टर्म है, म्यू एस और एन. अब हम फ्रिक्शन को दो तरीके से कम कर सकते हैं. या तो म्यू एस को चेंज कर दें. तो जैसे मम्मी ने बोला कि इस बक्सा को उस रूम में ले जाना है, हम गए किचन से सरसों का तेल या पाम ऑयल आया, पूरा एकदम पूरा फैला दिए फ्लोर पर, है ना, पूरा फ्लोर पे फैला दिए, मस्त वो स्मूथ हो गया. अब बक्सा को उस पे स्लाइड करवा दिए, राइट. उसके बाद मम्मी इतना फैलाएगी तुमको कि तुम 3-4 दिन तक तो क्लास फैलने के लिए आओगे नहीं. बोलेगी ये जो तुम्हारा जो पढ़ाई है वो बेकारे है. हम तुमको बोले कि एक
40 केजी का बक्सा, 50 केजी का बक्सा है, उसको उस रूम में फैला दो, तुमने उसमें 8-10 लीटर तेल निपटा दिया। तो म्यूएस को कंट्रोल करना मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट व्हाट वी कुड हैव डन एट होम, वी वुड हैव टेकन अ गमछा, तौलिया, रस्सी को ले लेते और फोर्स को एक एंगल पर लगाते। बेटा मेरे साथ रहिए, अभी तक कुछ नहीं लिखिएगा। यहां पर एक एंगल ले लिए थीटा, जो पूछे, सब लोगों का ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, हाँ या ना? व्हाट आर देयर नेम? सबकी आवाज ही नहीं आती है। एफ कॉस थीटा हॉरिजेंटल की वर्टिकल? लीजिए भाई, ये हो गया हॉरिजेंटल और ये क्या हो गया? और क्या फोर्स लग रहा है ना, और मजा, एन और एम जी। और चूंकि ये सरफेस स्मूथ है ना, यहां पर लग रहा है फ्रिक्शन। क्या हो गया? क्या हो गया? है रफ है, स्मूथ नहीं है, सॉरी मैंने स्मूथ बोल दिया, रफ है, तो यहां पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अगर ये स्मूथ होता तब तो दिक्कत नहीं था, इसे से करते हैं और उसको ठेल के पहुंचा देते हैं। ये क्लियर है क्या? अब जरा वर्टिकल फोर्स बैलेंस है कि अनबैलेंस है? क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होने वाला है वो कहां पर होने वाला है? सरफेस के अलोंग, राइट? तो वर्टिकल फोर्स बताओ मुझे, ऊपर में क्या लग रहा है? एन प्लस एफ साइन थीटा, उसको बैलेंस कर रहा है नीचे वाला, और नीचे वाला कौन है? एम जी, हाँ या ना? अब हॉरिजेंटल फोर्स को ओवरकम करना है, किसको? एफ कॉस थीटा हम लगा रहे हैं, उसको ओवरकम करना है एफ एस मैक्स को। और एफ एस मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? एन म्यू एस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे होगी? मैं कर रहा हूं, आप कीजिएगा तो दिक्कत होगी। ये बात सबको क्लियर है कि किसी भी चीज को चलने के लिए उसको ये वाला कंडीशन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो एन निकाल लेते हैं। तो जो बच्चे ने बोला कि एन कम हो रहा है, वो एन एफ साइन थीटा से कम हो गया, क्योंकि हमने इंटेलिजेंटली फोर्स को हॉरिजेंटल नहीं लगाया, फोर्स को एक एंगल पे लगाया। बात समझ में आ रही है? और एन के कम होने से क्या कम हो गया? एफ एस मैक्स कम हो गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बताइए, एन के कम होने से क्या कम हो गया? एफ एस मैक्स कम हो गया। और एफ एस मैक्स के कम होने से अब हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। बेटा लाल, आपका आ गया एफ इज ग्रेटर देन एम जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब बढ़िया बात देखिए, क्यों आपने ट्रिगो सीखा, क्यों नीट के बच्चे जो गाली दे रहे थे कि हमें इतना मैथ सिखा दिया गया, उनके लिए ये काम की चीज है। देखिए, हम एफ को मिनिमाइज करना चाहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट मिनिमम फोर्स यू कैन अप्लाई? एमजी और म्यू एस आपके कंट्रोल में? आवाज नहीं आई। आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन गमछा आपका, एंगल आपका, हाथ आपका, तो थीटा आपके कंट्रोल में है। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, हमर गमछा हम जिन्ने से खींचेंगे उधर से खींचाएगा, है कि नहीं? तो थीटा को अगर हम ऐसा ले लें कि मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अब आप देखना, अगर अपना बेसिक कोर्स, तो ए साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और किस एंगल पर होता है? होता है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी पर। tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी पर होता है। अब कोई बालक बोलेगा कि भाई हमको तो ये ट्रिगो नहीं आता है, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बच्चे एक चीज और बताई गई है, क्या? डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए बेसिक लेवल पर हमने क्या बोला कि इस फंक्शन को क्या कर देंगे, आवाज नहीं आई, फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, और इससे इक्वेट करेंगे जीरो से, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू एस, tan थीटा आ गया तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, आपका वैल्यू आ गया। सो एफ मिनिमम, यहां तक अब नोट करो, आगे बढ़ेंगे तो एफ मिनिमम का वैल्यू आ गया, एफ मिनी की मम का वैल्यू आ गया है। नहीं बेटा, फ्रिक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, है ना। जब आप एंगल से उसको उठा के, ऑफ कोर्स अगर ब्लॉक है आप एंगल से उठा के खींचो चाहे रखा हुआ खींचो, कोई असर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ। उल्टा आपको एक भार पड़ने लगेगा, वहां पर एक रोटेशन की टेंडेंसी आ जाएगी, आपको उसको भी बैलेंस करना होगा, है ना। तो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। नोट कर लिया सब लोगों ने? तो यहां पर एफ मिनिमम का वैल्यू ए की जगह क्या दिख रहा है बताओ? सब लोगों ने ये भी नोट कर लेना है, ए की जगह यहां क्या दिख रहा है और बी की जगह क्या दिख रहा है, 1। इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं बेटा। और फ्रिक्शन बड़ा मजेदार है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है इसमें, एक एडिशनल फोर्स आ गया जिसको कि आपको समझना है। तो ब्लॉक को देखो, बहुत बार क्या होता है ना, अगर किसी से रैंडम पूछोगे ना, हम लोग टीचर लोग से भी पूछते हैं, तो काफी ऐसे शिक्षक हैं जो बोल देंगे mg म्यू एस होता है, फिर वो थोड़ा 5 मिनट का डिस्कशन भी करते हैं कि सर ऐसा ही तो होता है, नहीं होता है बेटा। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, समझने का प्रयास करो। 50%, 30%, 40% भी समझ में आ गया अगर आज, तो 4 दिन में 100% हो जाएगा। क्या वो गारंटी लेता है कि सारे क्वेश्चंस बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे बेटा। 2 साल 3 साल अपने जीवन में आप संघर्ष करेंगे तो आप एक बेहतर स्टूडेंट बनेंगे, और फिर आगे उस पर आप बिल्ड करेंगे एंड यू कैन अचीव बिगर थिंग्स। आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्लियर है? ये भी नहीं बोलेंगे अब IIT चलेगा आपको कुछ नहीं करना है, करना है। वहां जाकर कोर्सेज पास करने हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, खेलना है, कूदना है, एक्टिंग करना है, गाना गाना है, जो चीजें आपको पसंद है, जिंदगी को उसी समय जीना है। डॉक्टर बन गए तो कोर्सेज पास करने, वाइवा देना है, MBBS करने के बाद MD का एग्जाम क्लियर करना है, MD कर लिया तो DM करना है, ठीक है। ये नीट वालों के लिए, इंजीनियरिंग वाले बीटेक करके भी मौज कर सकते हैं। हटाए इसको। तो यहां पर एफ मिनिमम आ गया, एफ मिनिमम आ गया, कोई बता सकता है क्या आ गया? बोलो। mg म्यू एस रूट अंडर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। किस एंगल पर आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस पर आ गया। तो आप ट्रायल एंड एरर से अपने रस्सी या अपनी गमछी को एक सर्टेन एंगल पर खींचना चालू करोगे तो आपको लगेगा बड़ा खींचना आसान हो गया। बट इस क्वेश्चन का क्रक्स यही है बेटा कि अगर आपको कोई बड़े साइज का ऑब्जेक्ट मिले तो आप उसको नीचे से
पुश कीजिए, क्योंकि पुल करिएगा तो उल्टा आप उसका फ्रिक्शन बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको रस्सी से. And then there are lot many things, toppling and everything will come into the picture. We don't want to talk about that, but at least इस क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट लिया गया है उसको आप एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से खींच रहे हो. अगर आप उसको पुश करने जाओगे तो आपका जो फोर्स है उसका कंपोनेंट नॉर्मल को बढ़ा देगा, इन टर्न वो फ्रिक्शन को बढ़ा देगा. इसलिए ऐसा नहीं करना है. अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपसे साइज में बड़ा है, तो आप उसको पुल कीजिएगा तो आप फ्रिक्शन को बढ़ा दीजिएगा, पुश कीजिएगा तो फ्रिक्शन को, है ना, ऐसे पुश करेंगे तो ऊपर से करेंगे, है ना. या सेम लेवल पे एंगल पे मत कीजिए भाई, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर एंगल पे नहीं कर रहे हैं तो चाहे पुश कर रहे हैं चाहे पुल कर रहे हैं, दोनों बराबर ही है. तो फॉर मिनिमम फोर्स अप्लाइड यू शुड हैव, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चला जाना चाहिए बेटा कि वो mg म्यू एस नहीं है. क्या है एफ मिनिमम, जल्दी बोलो. mg म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर है. और किस एंगल पर है ना. तो आप अगर हॉरिजेंटली पुल करो या पुश करो तो क्वेश्चन क्या होता, व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन पुश. में ये बात जरूरी बतानी चाहिए कि व्हेन यू आर पुलिंग एट अ सर्टेन एंगल एंड द ऑब्जेक्ट हाइट इज स्मॉलर देन your height, might have your school teacher might have told you all these things, might have missed the point, but this is the entire concept behind pulling and pushing. Clear है क्या? Clear है क्या? अब एक देखते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन फिर हम लोग एससीवी के क्वेश्चंस करेंगे. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction is defined as angle made by normal with resultant of contact force. This is termed as the angle of friction. This is an easy concept. Sometimes you may be asked, so I have just told you what is angle of friction. इसको हटाएं क्या? एक ब्लॉक है, यहां पर लग रहा है नॉर्मल, और सपोज करो कि यहां पर लग रहा है फ्रिक्शन. यहां देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा. व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्टिंग? किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारा रिजल्टेंट है. ट्रांसलेशन ऑफ इस एंगल को अगर लैम्डा बोल दें तो अगर एफ है तो एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा? अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो एन म्यू के बराबर होगा. तो tan लैम्डा कैन बी रिटन एज एन म्यू बाई एन. लैम्डा इज इक्वल टू, लग रहा है क्या कि फ्रिक्शन में अगर तुक्का भी मार दें tan इनवर्स म्यू तो मोर ऑफन देन नॉट इट्स कमिंग करेक्ट. एंगल ऑफ रिपोज क्या था? tan इनवर्स म्यू एस. किस एंगल पर खींचना है? tan इनवर्स. एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? tan इनवर्स
म्यू। यहां पर हम लोगों ने बोला है कि बेटा ये एक ब्लॉक था जो स्लाइड कर रहा है, तो यहां पर ये म्यू जो है इसको मैंने म्यू के की तरह लिया है, और अगर कुछ नहीं लिख रहा हूं तो म्यू के और म्यू एस बराबर है, ये ध्यान में रखिएगा। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग आई हैव डिफाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चन ऑफ एसीवी। अपना बेस बुक है, अच्छी बुक है बेटा। आई हैव ओनली वन प्रॉब्लम, मेनी क्वेश्चंस हैव बीन लिफ्टेड फ्रॉम इरोडोब एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट। तो काफी क्वेश्चंस मुझे इसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो इरोडोब से लिफ्टेड है, तो मुझे लगता है कि somewhere in book it should have been written, but anyway it's okay. 1 2 6 7 and 11. Let's take a 5 questions. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, बट फॉर टाइम बिंग एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिस्कशन इज 15 मिनट्स। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिस्कशन इज 15 मिनट्स। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा।